क्या हाल चाल है बताइए। पढ़ाई लिखाई चल रहा है। पढ़ाई लिखाई क्या चलेगा। चलने देगा तब तो धीरे धीरे सब बैच ओपन कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच जो है आज से अब रेगुलर चलेगा। तो क्या पढ़ा रहे थे, हम तो सब्जेक्ट तक भूल गए कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे। और आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा रहे थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। छठा चैप्टर चल रहा है और जो छठा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है 1857 का सिपाही विद्रोह। और 1857 के सिपाही विद्रोह में कारण बता दिए थे कि 1857 के सिपाही विद्रोह का कारण क्या था। इसमें तत्कालिक कारण जहां तक नजर आ रहा है, हाँ, तत्कालिक कारण बता दिए हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य। हाँ, अब जो है हम लोगों को पढ़ना है इस विद्रोह का प्रसार। हाँ, कमेंट आ रहा है। ठीक है, गोविंद कुमार भारती कमेंट आ रहा है। ठीक है, कमेंट आ रहा है। कमेंट आ रहा है। चलिए, सुनिए अब। देखिए, कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना किसी कारण के कोई घटना हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं 1857 का सिपाही विद्रोह। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ है उस विद्रोह का बहुत सारा कारण था, आपने पढ़ा है। उसके एक तत्कालिक कारण थे चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। लेकिन क्या 1857 के विद्रोह के सिर्फ ये एक कारण थे? नहीं, ये तत्कालिक कारण था, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे कारण थे। अंग्रेजों ने भारतीयों का जो आर्थिक तौर पर शोषण किया, राजनीतिक तौर पर शोषण किया, अंग्रेजों ने जो भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किया, अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय मूल के सैनिकों के साथ जो अभद्रता किया, कम वेतन दिया, दुर्व्यवहार किया, ये सभी 1857 के विद्रोह होने का कारण था। उसी प्रकार पिछले लगभग 2 माह से आपका क्लास बंद है, तो इसके पीछे भी कारण अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी कारण जो है क्या था आपको पता ही है। इसके बाद देखिए भाई, क्या
कोई भी मुद्दा बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है, समझे ना। जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पर केबीसी, अमिताभ बच्चन जो शो करते हैं, उसके बाद द कपिल शर्मा शो, फिर द ललन टॉप, सब जगह जाकर के बम कांड बम कांड बम कांड बम कांड। कहीं पर बोला है 3 बम गिरा है, कहीं पर मिला है 8 से 10 बम गिरा है, कहीं पर बोला है बम गिरने लगा, कहीं पर बोला है मेरे पैर के नीचे बम गिरा। ठीक है, लेकिन पता है ये बम कांड हुआ है मई 2019 सुबह में 10 बजे, मई 2019 सुबह में 10 बजे। और हम कोचिंग खोले हैं 1 सितंबर 2017 किसान कोल्ड स्टोर में। तो जब वो बम कांड हुआ था तो उस बम कांड के समय हम भी थे। हमको कोई भी चीज भजाने नहीं आता है। हमारे आज जो लाइब्रेरी है उसमें किसान कोल्ड स्टोर में छोटा सा, वही मेरा पहला क्लासरूम था किसान कोल्ड स्टोर सेंटर का। और बम की अगर हम बात करें तो बम जो है ना, एक तो कितना बम गिरा था वो हम आपको बता देते हैं। नंबर ऑफ बम गिरे थे 2, सच ये है। एक बम हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी था, वहां गिरा था, वहां फटा था। उस टाइम में हम क्लास ले रहे थे और संभवतः पॉलिटी पढ़ा रहे थे। बच्चा भागा, हम भी भागे, सब कोई भागा, नो डाउट अफरा तफरी मचा। लेकिन जो वो कहानी बनाता है उस कहानी में तनिक भी सच्चाई नहीं है। हम नीचे छोटे वाले क्लासरूम में क्लास ले रहे थे और ठग ऑफ हिंदुस्तान 4था मंजिल पर क्लास ले रहा था। और जब 4था मंजिल पर क्लास ले रहा था तो ठग ऑफ हिंदुस्तान के पैर के नीचे कैसे बम गिर गया। और बम 2 ही गिरा है, एक हमारे क्लासरूम के आगे, एक उसके ऑफिस के आगे। तो एक बार वो बोलता है कि जो ऑफिस में गद्दा नहीं था, गद्दा पर गिरा तो बम फुटबे नहीं किया। फिर एक जगह बोलता है बम लगा करके हमारे ऑफिस को बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। तो अरे देखिए है क्या, अगर घटना सच होता, अगर घटना सच होता, सब जगह वो एक ही बात बोलता। तो कहीं ना कहीं घटना क्या है, झूठा। तो कहीं पर बोल रहा है 3 बम गिरा, कहीं पर बोल रहा है 8 बम गिरा, कहीं पर बोल रहा है 25 से 30 लोग आकर के बम गिराने लगे। तो अरे यार कम से कम आप सही बात तो बोलिए, समझे ना। कहीं बोल रहा है पेड़ के नीचे बम गिरा है। तो हुआ क्या कि ये बम कांड जो है ना, इसको भंजाया वो 2019 से लेकर के 2026 तक बम कांड घिसा पीटा हो गया। अब कितना बम कांड करेगा। हर चीज एक सीमा भर चलता है। विपिन सर जो मुखिया जी हैं, वो तो पूरा क्लिप के साथ, हम तो आपको ऐसे ना बोल रहे हैं, मुखिया जी तो पूरा क्लिप के साथ, कहीं बोल रहा है 3, कहीं बोल रहा है 8, कहीं बोल रहा है 25 से 30, कहीं बोल रहा है पेड़ के नीचे। मुखिया जी तो पूरा एक्सपोज कर दिए, समझे ना। तो बम कांड में भी जो बोला है उसमें हेतना वही रत्ती भर सच्चाई न है, समझे ना। तो हुआ क्या जानते हैं बाबू, हुआ ये कि बम कांड घिसा पीटा मुद्दा हो गया। अब बड़ा बड़ा पॉडकास्ट में जाकर के अब कहेगा ना गोली कांड गोली कांड गोली कांड, मेरे ऊपर गोली चला। तो उसको एक नया मुद्दा चाहिए था। और 31 मई का बिहार पुलिस सम्मान समारोह जो है चर्चा में नहीं आ पाया। तो कुछ ना कुछ तो करता ना जी। हम वीडियो बनाए हैं, 2.5 से 3 घंटा का वीडियो है, और सब कुछ जितना आरोप पॉडकास्ट में जाकर हमारे ऊपर लगाया है, सब आरोप का हम जवाब दिए हैं विद प्रूफ। वो वीडियो हम रिलीज करेंगे शनिवार को, जरूर देखिएगा। आज तक हम कभी नहीं बोले हैं पढ़ाई के अलावा किसी अन्य वीडियो को देखने के लिए,
लेकिन उस वीडियो को बाबू लोग जरूर देखिएगा, आप सब लोग, ये हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे। और आपको ये बात लगता है ना कि आपका मास्टर झूठा हो सकता है, आपका मास्टर गलत हो सकता है, आप उस वीडियो को देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितना झूठा है, कितना सातिर है। और उस पूरे 3.5 घंटा उस पॉडकास्ट को समझिए, वो पॉडकास्ट जो 3.5 घंटा का है, उसमें कभी कहीं पर भी एगो सवाल पूछा गया है जो जड़ है, जिस वजह से हमारी अरेस्टिंग हुई। हमारी अरेस्टिंग क्यों हुई पता है? हमारी अरेस्टिंग इसलिए हुई कि ठग ऑफ हिंदुस्तान के कोचिंग पर 8 से 10 राउंड गोली चला, जिसको ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से देखा। और गोली उचलवाया था कौन? बगल वाला, यानी ज्ञान बिंदु वाला। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई से आप अवगत हैं, हां या ना? तो इस वजह से हमारी अरेस्टिंग हुई थी। लेकिन उस पूरे 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में क्या यह सवाल पूछा गया है कि आपके आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला था? पूरे 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में यह सवाल नहीं पूछा गया है। तो अब वो पॉडकास्ट किस नेचर का है, पेड है या क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए? और एक चीज का हम प्रूफ खोज रहे हैं, हम कुछ देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। मतलब जब आप प्रूफ देखिएगा ना, तो आपके पैर तले जो है ना जमीन खिसक जाएगा कि कोई इंसान इतना नीच, घटिया, निकम्मा, अय्यास कैसे हो सकता है? कैसे उसको छात्र जो है फैजल खान से खानसर बना दिया। मतलब छात्रों के आंख में धूल झोंका है। और जानते हैं बाबू, उसको रिजल्ट में टक्कर देने वाला कोई नहीं था, ना है। और वो भी कौन रिजल्ट में? फर्जी रिजल्ट में। समझे? तो उसको पता था कि मेरे लिए सर का दर्द सिर्फ एक आदमी है। उसको पता था कि हम तो फर्जी रिजल्ट देते हैं, एगो कोई है जो सच्चा रिजल्ट देता है। तो बात यह है, इसी वजह से जो है ये सब षड्यंत्र रचा गया। और हम आपको प्रूफ कर सकते हो, वीडियो में क्लियर किए हैं हम। 2 जून की घटना पूरी तरीका से स्क्रिप्टेड था, पहले से लिखा हुआ था, सब चीज उस वीडियो में प्रूफ हुआ है। आप जरूर देखिएगा उसको, और दोस्तों को भी दिखाइए। देखिए, हमारे पास इतना पैसा ना है कि हम 60 लाख रुपया दे करके पॉडकास्ट में जा सके, क्योंकि हमको जो है मिडिल ईस्ट से फंड नहीं आता है। हमको ईमानदारी का पैसा आता है, और वो पैसा भी हम बहुत विद्यार्थी पर खर्च करते हैं। विद्यार्थी को किताब देते हैं, विद्यार्थी को बहुत कुछ देते हैं। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम 60 लाख रुपया दे करके किसी के पॉडकास्ट में जा सके। और पता है, हम जो पहले पॉडकास्ट में गए, हमको ट्रैप किया गया। मतलब हनी ट्रैप होता है, एक ट्रैप होता है, आप समझ रहे हैं ना बात को? मतलब ट्रैप किया गया। और हमारा जो पॉडकास्ट है, सोची समझी रणनीति के तहत हमारा पॉडकास्ट हुआ है। और हमारी मन स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि हम क्या डिसीजन ले, हमको भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन इस पॉडकास्ट 3.5 घंटा के पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है, जिसका कुछ कुछ क्लू है, लेकिन 100% पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन वो मिल जाएगा, हमको पता है, तब हम उस पॉडकास्ट के बारे में पूरी बात करेंगे। तो आपको जैसे 2 महीना से क्लास ही नहीं हो रहा था, उसके पीछे जो रीजन है आपको मालूम है। और हत्यारा है वो, हत्यारा, ठीक है ना? हत्यारा है, हत्यारा है, समझे ना? उसके वजह से
आज मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में, हत्यारा है, समझे। तो हमारा भाई अगर नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे रीजन वही है। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि वो हत्यारा है, बहुत सारा प्रूफ है जो हम रखेंगे सबके सामने, जनता के अदालत में, छात्र एवं छात्राओं की अदालत में, पूरे भारतवर्ष के लोगों की अदालत में हम रखेंगे। और अब भारत के लोग को ही डिसाइड करना है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, समझे। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उसी प्रकार 1857 के घटना के पीछे जो भी रीजन थे, उन रीजनों से हमने आपको अवगत करवाया। अब 1857 के विद्रोह का प्रसार, आखिरकार 1857 का विद्रोह कहां कहां फैला था, कहां कहां हुआ था। और करेंट अफेयर का जो है वार्षिकांक किताब प्रिंट करवाए थे, वो खत्म हो गया है, फिर से प्रिंट करवा रहे हैं, आप लोगों को भी मिलेगा। बीपीएससी बैच में और दरोगा बैच में वो किताब दिए हैं, फाउंडेशन बैच। हम इस सेंटर पे ही नहीं आ रहे थे, हिम्मत नहीं हो रहा था सेंटर पर आने का, समझे ना। बहुत हिम्मत जुटा करके जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर आए हैं। तो अब जब क्लास मेरा चलने लगेगा तो जो वार्षिकांक किताब है करेंट अफेयर का, वो भी हम आपको देंगे। आप ही मत सोचिएगा कि सिर्फ बीपीएससी और दरोगा वालों को दे दिए, हम लोगों को नहीं मिला है। वो किताब संस्थान के सभी बच्चों के लिए है, वो आप सब लोगों को जो है किताब मिल जाएगा। थोड़ा दिन मेरा क्लास होने दीजिए, और प्रिंट खत्म हो गया है, प्रिंट फिर से मरवाते हैं, फिर आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी वो करेंट का किताब मिलेगा। और करेंट के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। शाम में 7:30 बजे से करेंट का डेली क्लास होता है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, हर एग्जाम में वो काम आएगा, ठीक है। अब सुनिए बाबू, देखिए मानचित्र, देखिए ये भारत का मानचित्र है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। 1857 के क्रांति का जन्म बंगाल से हुआ है, बंगाल से हुआ है। 1857 की क्रांति का जो जन्म स्थली है, का जो उत्पत्ति स्थली है, वो बंगाल है। लेकिन 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ, और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ। और 1857 के विद्रोह से अगर हम देखें तो क्या 1857 के विद्रोह से पूरा भारत प्रभावित था, अर्थात क्या 1857 का विद्रोह पूरे भारतवर्ष में हुआ था? इसका उत्तर है नहीं। 1857 का विद्रोह पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह से प्रभावित था उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत। उत्तर भारत और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत और मध्य भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। अर्थात दक्षिण भारत में 1857 के विद्रोह का कोई प्रसार नहीं हुआ है, कोई प्रसार नहीं हुआ है। और बाबू आप इस बात को जानिए कि 1857 के विद्रोह का
1857 के विद्रोह से 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन राज्य रहा है? तो 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद 1857 के विद्रोह से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है तो वो बिहार रहा है, बिहार। और अगर हम बिहार की बात करें तो जो बिहार है, अगर हम बिहार की बात करें तो जो बिहार है, बिहार पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में, जो बिहार है, बिहार पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का अहम योगदान रहा है। बिहार हर आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना है। बिहार ने हमेशा से देश को रास्ता दिखाया है। और आपको 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, कैनिंग। और उस समय भारत की राजधानी होती थी कलकत्ता। भारत की राजधानी कहां होती थी? कलकत्ता। तो 1857 की क्रांति के समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने देखा कि 1857 की क्रांति का तो सबसे प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश बन गया है। तो फिर कैनिंग ने क्या किया जानते हैं? कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान देश की आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाने का काम किया, जिस इलाहाबाद को आज हम प्रयागराज कहते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देश की आपातकालीन राजधानी लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाने का काम किया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य था तो 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित था आपको उत्तर प्रदेश। सुनिए, अब आगे सुनिए, समझिए, लेकिन उससे पहले एक बात जानिए। देखिए जैसे अभी कलयुग है, कलयुग को आर्थिक युग भी कहा जाता है। सतयुग हुआ है, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, ठीक है। हर युग में, जैसे सतयुग में 100% सत्य चलता था, त्रेता द्वापर में थोड़ा बहुत सत्य और थोड़ा बहुत झूठ। जैसे महाभारत के युद्ध में ही देखिएगा तो कुछ छल कपट भी हुआ है। तो ये कलयुग है। कलयुग की अगर आप बात करेंगे, ये सतयुग नहीं है, कलयुग की अगर आप बात करेंगे तो कलयुग में क्या है जानते? कलयुग में झूठ चलता है, झूठ। तो पहले हम आपको बताते थे कि नहीं सच बोलिए, लेकिन अब हम हर अपने क्लास के विद्यार्थी को हर क्लास में सिखा रहे हैं, जिस भी क्लास में हम क्लास ले रहे हैं, झूठ बोलिए, एकदम हृदय से बोल रहे हैं और बहुत तकलीफ सहने के बाद बोल रहे हैं। झूठ बोलिए, खूब झूठ बोलिए, और एक ही झूठ को इतना बार बोलिए कि झूठ ही सच लगने लगे। तो सिर्फ झूठ बोलिए और अपना बचने के लिए जितना झूठ बोलना है उतना झूठ बोलिए, सब जगह झूठ बोलिए। और अगर मेरे जैसा सच बोलिएगा, अपराधी नहीं होते हुए भी जेल जाइएगा। सच्चा इंसान हमेशा सताए जाते हैं। बिहार में बहुत राजनेता है, लेकिन अभी हाल में एक राजनेता को जेल जाना पड़ा है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल उनको भेजा गया है। देखिए, वो सच्चा इंसान है। भले आप उनको जो कुछ भी कहिए, मतलब दिल का सच्चा है।
और दिल का सच्चा है, इसी वजह से आज वो जेल में बंद है। अगर वो दिल का सच्चा नहीं होता तो आज वो जेल में बंद नहीं होता। तो इसी वजह से हम तो उन नेताजी को भी कहेंगे, झूठ सीखिए, अपने छोटा भाई जैसा बनिए। तो और हमसे हमारा भाई छीन लिया, ठग ऑफ हिंदुस्तान, हत्यारा, तो उसके बाद ही हम बोल रहे हैं झूठ बोलिए, खूब झूठ बोलिए, जितना झूठ हो सकता है उतना झूठ बोलिए, समझे। सच का जमाना नहीं है। और आज सुबह में दरोगा बेच में हम ये बात बताए हैं और प्रूफ के साथ बताए हैं कि कैसे पुलिस ने केस को कमजोर किया है। और मतलब क्या हुआ है जानते हैं, पुलिस उस पर केस भी किया, पुलिस ने उसको बचेबे किया, वो एफआईआर में ही है। एफआईआर अच्छे से पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा, डायरी पढ़िएगा तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे ना। तो और ये जो पुलिस है, ये पुलिस जैसा तो नहीं है, बनिएगा, समझे, बनिएगा थोड़ा बढ़िया पुलिस बनिएगा। किसी का बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। और हमारा भाई छीन लिया है, नो डाउट हम बद्दुआ देंगे और आत्मा से देंगे, और उसको लगेगा जैसे हम कलपते हैं ना, कल्पेगा। जो जो प्रिंस का गुनाहगार है, आत्मा कल्पेगा, उसका आत्मा कल्पेगा। जितना हमको आज दर्द होता है ना, उस दर्द से उसको भी गुजरना होगा। लगेगा बद्दुआ, समय आने पर लगेगा, और लगेगा जरूर। लेकिन अब कहिएगा लगेगा क्यों जरूर, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम सच के सिपाही हैं, हम ईमानदार हैं, हमारी मां ईमानदार है, हमारा बाप ईमानदार है, हमारा बाप सच है, हमारी मां सच बोलती है, हम सच बोलते हैं। बद्दुआ तो लगेगा। और ये सब पुलिस वाला का क्या लगता है, उसका बाल बच्चा कुछ कर पाएगा? ऐसा ऐसा बीमारी होगा ना उसके घर में, होता है, सही बात है। पैसा रहते हुए इलाज नहीं करवा पाएगा, जैसे सब कुछ रहते हुए हमारा भाई नहीं ना है जी। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, और जो पुलिस वाले अच्छे होते हैं उसके बाल बच्चा भी अच्छे होते हैं, उनके परिवार में सुख शांति भी रहता है। लेकिन कुछ जो इस टाइप के होते हैं, उसका ना तो बाल बच्चा बनेगा, एक मास्टर का श्राप है, बाल बच्चा नहीं बनेगा उसका, बेहुदा बनेगा, नालायक बनेगा, निकम्मा बनेगा, झूठा बनेगा, सातिर बनेगा, लेकिन अच्छा तो नहीं बनेगा, समझे। चोर बनेगा, हाँ चोर छिनार बनेगा, समझे, अपराधी बनेगा। घर में ऐसा ऐसा बीमारी होगा ना, पैसा रहते हुए बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएगा, समझे। तो देखिए, आप सुनिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा 12th का, तो 1857 का विद्रोह है उसमें, जानते हैं। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। विद्रोही सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ में किया, और विद्रोही सिपाही मेरठ से कहां गया जानते हैं? विद्रोही सिपाही मेरठ से गया दिल्ली।
10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और विद्रोही सिपाही जो है मेरठ से गया दिल्ली। सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा और उस समय रमजान का पवित्र महीना था और एक सच्चा मुसलमान, जो कि ठग ऑफ हिंदुस्तान है भी नहीं, उसको अपने धर्म से भी नफरत है। अरे बात सीधी है यार, हम लड़का हैं, हमको लड़का कहने में हमको क्या नफरत? सामने में लड़की बैठी है, कहेगी हम लड़की हैं, वो लड़की कहने में इसको क्या नफरत? कोई नफरत होता है जी? तो आपको समझिएगा आप कि रमजान का पवित्र महीना था और एक सच्चा मुसलमान को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 5 बातों का पालन करने को लेकर कहा है। एक बात, एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना है। दूसरी बात, रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखना है और रमजान के पवित्र महीने में जो रोजा रखना होता है उसमें सुबह में सूर्योदय से पहले जो खाया जाता है उसको कहते हैं सेहरी, और शाम में सूर्यास्त के बाद जो खाया जाता है उसको कहते हैं इफ्तार। तो सुबह सुबह के समय विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो सुबह सुबह सेहड़ी खा रहे थे, सेहड़ी। और उसी समय लाल किला का दरवाजा खटखटाया गया तो आवाज पहुंचा, विद्रोही सिपाहियों का आवाज बहादुर शाह जफर तक पहुंचा। बहादुर शाह जफर सेहड़ी खाने के बाद अपना मुंह हाथ धोने लगे। विद्रोही सिपाही को सबसे पहले तो लाल किला के गेट पर ही एंट्री नहीं दिया गया, लेकिन विद्रोही सिपाहियों के आक्रोश को देखते हुए लाल किला में घुसने की अनुमति दी गई विद्रोही सिपाहियों को। और विद्रोही सिपाही लाल किला पहुंचे। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाने की घोषणा विद्रोही सिपाहियों ने किया। यानी विद्रोही सिपाही बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बनाना चाहते थे, लेकिन प्रारंभ में बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेता बनने से इनकार कर दिया। कहा न, हम नेता ना बनेंगे, हम विद्रोह का नेता ना बनेंगे, ये अंग्रेज है, क्रूर है, ये दबा देगा। अंग्रेज है, क्रूर है, ये दबा देगा, दबा देगा ये। लेकिन फिर बहादुर शाह जफर भी सोचने लगे, ये अंग्रेज तो हमको भी अपमानित किया है, ये अंग्रेज हमको भी अपमानित किया है। ये अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज जो है हमको कहा है कि लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार चल जाइए, हमको कहा है कि आपके बाद आपके वंशज के लोग मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। तो बहादुर शाह जफर को भी लगने लगा, नहीं, ईश्वर ने हमको मौका दिया है। लेकिन फिर भी अंग्रेज से डरता था, अंग्रेज से डरता था। परंतु फिर भी ना चाहते हुए भी आपको
बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल। देखिए, कोई अगर नहीं माने ना, किसी से कोई काम करवाना है, कोई मर्द है उससे कोई काम करवाना है, वो नहीं मान रहा है, तो उसकी पत्नी को पकड़िए और पत्नी को ढाल बनाइए और पत्नी के रास्ते जाइए, पत्नी के रास्ते जाइए, ठीक है ना, पत्नी के रास्ते जाइए, काम आपका हो जाएगा। विद्रोही सिपाही, विद्रोही सिपाही जीनत महल के रास्ते बहादुर शाह जफर को मनाने का काम किया, और जब बीच में पत्नी आ गई तो ना चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर कहा चलिए ठीक है, हम भी विद्रोह में आपका साथ देंगे। तो इस प्रकार उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का 1857 के विद्रोही सिपाहियों को साथ मिला, और विद्रोही सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय नेता बहादुर शाह जफर को बनाया, और 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया। और फिर बहादुर शाह जफर ने देसी रियासत के राजा महाराजाओं के नाम खत लिखा, और उस खत में यह लिखा कि देसी रियासत के राजे महाराजे विद्रोही सिपाहियों का साथ दे। यह बात खत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने लिखा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने देसी रियासत के राजा महाराजा से सहायता की मांग किया था, और बहादुर शाह जफर का उम्र बहुत ज्यादा था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया। वही अगर सैन्य नेतृत्व की अगर हम बात करें तो जो सैन्य नेतृत्व है, सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था। जानते हैं, मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में हुई। मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत कहां हुई है? दिल्ली में। और एक बात जानिए, जानते हैं कि जब रीस्टार्ट किए हैं तो मानसिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी कि हम सब बैच ले सके। अभी भी सब बैच शुरू नहीं हुआ। इस सप्ताह में हम फाउंडेशन बैच रन करवाएंगे। सबसे पहले एक सप्ताह दरोगा बैच चलवाए, तो फिर वहां पर देखे दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। अब एक बात बताइए, हम आ करके आपको उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ा के चल जाए, गलती सलती पढ़ा के चल जाए, उससे बेहतर है कि एक सप्ताह ना पढ़े। तो मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, जिस वजह से आपका बैच हम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ठीक हो रहे हैं, और ठीक तो होना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इस वजह से फाउंडेशन बैच इस सप्ताह से शुरू किए हैं। फिर आगे आने वाले सप्ताह से डेली टेस्ट सीरीज हो गया। बिहार पुलिस बैच तो चल ही रहा है, लेकिन बिहार पुलिस बैच में मेरा क्लास नहीं हो रहा है, तो अगले सप्ताह से हम बिहार पुलिस बैच में क्लास भी लेंगे और डेली टेस्ट भी मेरा चलेगा। मतलब थोड़ा धीरे धीरे जो है, एक तो सबसे पहले जब ये सब हुआ, सच पूछिए ना, तो अगर हमको पहले पता रहता कि हमारा टीचिंग कैरियर हमारा भाई छीन लेगा, हम इस करियर में कदापि नहीं आते। तो एक समय तो ऐसा था कि मतलब ये सोच रहे थे कि अब पढ़ाएंगे ही नहीं। बिट्टू झा भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, अब क्या पढ़ाएंगे, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर इससे बड़ी हानि मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता है,
व्यक्तिगत स्तर पर। तो फिर हमको लगा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये तो जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि वो जिस वजह से आज इस दुनिया में नहीं है उस चीज को हम जीवित रख सके। प्रारंभ में तो मन यही था कि पढ़ाना ही छोड़ दे, फिर अपने आप को मनाए, फिर क्लास में आए और फिर धीरे धीरे जो अब सब बैच को ओपन कर रहे हैं। आप लोग काफी सहयोग किए हैं, नो डाउट। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आपके लिए करने का। हम तो आपके लिए पहले से करते हुए आ रहे हैं, आगे भी हम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे जिस प्रकार दुख के घड़ी में आप मेरे लिए खड़ा रहे। बहुत सारे विद्यार्थी तो जेल गेट पर हमसे मिलने के लिए गया था, मतलब जेल प्रशासन परेशान था, जबकि जेल में कुछ नियम होता है। एक सप्ताह में एक बार ही मिल सकता है ऐसा कुछ है, या एक दिन में ऐसा कुछ है, लेकिन हमसे मिलने के लिए इतना लोग जा रहा था कि हमारे मिलने पर पाबंदी लगा दिया गया था। आप एक सप्ताह में एको गो से नहीं मिल सकते, मतलब इतने लोग ही जा रहे थे मिलने के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी गए थे, बहुत सारा का मैसेज मेरे पास आया। कहा जाता है जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट के डेट पर जो उपस्थित हो ना वही अपना होता है। तो बहुत सारे छात्र जेल के गेट तक पहुंचे हैं, तो उनके लिए तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। उसमें से कुछ छात्र चिन्हित हुए हैं, मतलब एगो छात्र है, सुपौल का है, अमरेंद्र नाम है। क्या बताएं हम उसके बारे में, वो सफल हो जाएगा तब हम बताएंगे। और संभवतः अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा है, संभवतः, हम कंफर्म नहीं है, संभवतः, लेकिन हमको लगता है वो फिजिकल का तैयारी कर रहा होगा। तो वो जेल गेट पर आया और बहुत जिद्दी लड़का था वो कहा ठीक है आप नहीं मिलवाइएगा मत मिलवाइए, लेकिन मेरा सामान सर तक पहुंचा दीजिए। तो सामान में क्या था जानते हैं? खाना का चीज था, खाना का। हनुमान मंदिर का जो है ना मिठाई था, एक पीस मिठाई था, लेकिन वो एक पीस मिठाई नहीं था, वो 1 क्विंटल, उसका कोई मोल नहीं था। फिर जो है उसमें केला था, केला था उसमें, उसमें फल था। वो जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक जेल गेट पे बैठ गया, आप हमको मिलाइए। पहला जिद उसका ही था, मिलाया नहीं। फिर दूसरा जिद वो करने लगा कि मेरा सामान पहुंचाइए, और जब तक नहीं पहुंचाइएगा तब तक जो है हम नहीं जाएंगे। और जब तक मेरे पास उसका सामान नहीं आया तब तक वो जेल गेट से नहीं गया। बाद में जब हम निकल रहे थे तो जो जेलर होता है वो हमको उसका कहानी बताया कि बाप रे ऐसा ऐसा, मतलब विद्यार्थी है आपके लिए, जो आपके लिए अगर उसको ये पता चले कि रोशन आनंद को गोली लगने वाला है तो आपके छाती के सामने खड़ा हो जाएगा कि रोशन आनंद को गोली ना लगे। मतलब जेलर बहुत सारा कहानी जेल गेट का हमको बताया। तो मतलब ये सब चीज जो है थोड़ा मोटिवेट किया कि हम फिर से पढ़ाना प्रारंभ कर सके, समझे। तो सब लोग पढ़िए लिखिए और फालतू चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, प्राथमिक पढ़ाई दूसरे चीजों में हर चीज को रखना है, लेकिन प्राइमरी में पढ़ाई को रखना है।
और सेल्फ स्टडी करते रहिए। अब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो ज्ञान बिंदु को और ऊंचाई पर लेकर जाना है, और बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। तो हम आपको भरोसा देते हैं, आपके सुख में खड़ा हो या ना हो, लेकिन जिस प्रकार आप मेरे दुख में खड़ा रहे हैं, आजीवन हम आपके दुख में जरूर खड़ा रहेंगे। और मेरे लिए जो जो भी लड़ा है, कहा जाता है दीवाल का कान होता है ना, दीवाल का कान नहीं होता है, बल्कि कुछ अपने ही गुनाहगार होते हैं। दीवाल का कोई कानून नहीं होता है। और हम आपको बता दें, 2018 से लेकर के 25 सितंबर 2025 तक हम एक छात्र नेता को बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, उसका नाम लिए बीपीएससी आंदोलन में। अब बोलने की बात है, ये बोलेंगे हम, अब जरूर बोलेंगे। जब तक चुप रहना था चुप रहे। उस बम कांड में हम चुप रह गए, तब तो बम कांड को भंजा करके जो है अरबों का संपत्ति बना लिया। लेकिन इस गोली कांड में हम चुप नहीं रहेंगे, और इस गोली कांड में तो पूरा दुनिया जान गया है अब। लेकिन अब उसको छोड़ेंगे थोड़े यार। जो भी गुनाहगार है वो छोड़ा नहीं जाएगा। अरे हम छोड़ देंगे, भगवान आपको ना छोड़ेगा, भगवान आपको कदापि ना छोड़ेगा। हम माफ कर सकते, लेकिन भगवान आपको कदापि माफ नहीं करेगा। लेकिन हम बोलेंगे सबके बारे में, जरूर बोलेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। एक छात्र नेता था, बहुत समर्थन किए, बहुत समर्थन किए, बहुत। आज तक हम अपने जीवन में उस छात्र नेता को जितना समर्थन किया उतना किसी को नहीं किए हैं। लेकिन वो भी धोखेबाज निकला, धोखेबाज निकला वो भी। लेकिन जिस छात्र नेता को हमने कभी अपना समर्थन नहीं दिया, अमन कुमार, अनुज कुमार, ये सब लोग मेरे लिए कैंपेन चलाया, जेल से मेरी रिहाई को लेकर के कैंपेन चलाया। और देखिए, बहती गंगा में तो हर किसी ने हाथ धोया है। हमने भी एक लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में गुनाहगार और एक बेगुनाह, मतलब साथ देने वाला और साथ नहीं देने वाला, दोनों का लिस्ट हमने भी बनाया है। और जिसने भी साथ दिया है उसके हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे, और जिसने साथ नहीं दिया है, आप लोग बताइए, उसके साथ खड़ा रहना जायज है? जायज है? नहीं ना है। तो हमारा भी एक लिस्ट तैयार हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक एक इंच का बदला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अहंकार झलकता है। लेकिन हम जरूर कहेंगे, हम सच्चा आदमी हैं, हृदय से बोलते हैं, ईमानदार हैं, सच के बुनियाद पर ज्ञान बिंदु को खड़ा किए हैं। ईश्वर आपके साथ तो न्याय नहीं करेगा। भले हम आपको माफ कर दे, हम कुछ भी कर दे, लेकिन भगवान आपको माफ नहीं करेगा। मेरा कैमरा बंद हो सकता है, भगवान का कैमरा कभी बंद नहीं होता है। हम गलत हो सकते हैं, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हम सिस्टम से हार सकते हैं, सिस्टम हमको हरा सकता है। समय मेरा कमजोर है, समय मेरा भी आएगा, अभी समय कमजोर है। सिस्टम से हम हार सकते हैं, लेकिन मेरे आराध्य भगवान कृष्ण है,
और हमारा भाई हनुमान जी का पूजा करता था। मेरे आराध्य भगवान कृष्ण भी हमको हरा सकते हैं, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग के भगवान हैं हनुमान जी। वो जीवित हैं, वो जीवित हैं। हनुमान जी आज भी इस कलयुग में हैं, आज भी इस पृथ्वी पर हैं। अगर द्वारकाधीश भी हमें हरा दे, लेकिन हनुमान जी हमको कभी नहीं हरा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, मेरे भाई के रहते हमको कोई नहीं हरा सकता था, मेरे भाई का जो आराध्य हनुमान जी है उसके रहते हुए हमको कोई नहीं हरा सकता है, इतना हमको विश्वास है। समझे ना? तो सब लोग पढ़िए लिखिए, कंटिन्यू होते हैं, हम लोग जम करके पढ़ेंगे और भी बेस्ट कंटेंट परोसेंगे और भी ज्यादा रिजल्ट देंगे। समझे ना? तो मिलते हैं कल पुनः। धन्यवाद सभी लोगों का।